हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 10th का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका पहला पार्ट हमने किया था। पहले पार्ट में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक देखे थे, है ना। और चैप्टर आपका डील कर रहा है राष्ट्रवाद, है ना, नेशन स्टेट्स, नेशनलिज्म। इट विल डील अबाउट ऑल दोज थिंग्स, हाउ इट इज़ गेटिंग इवॉल्व्ड इन द यूरोपियन सोसाइटी और यूरोपियन नेशंस। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद बन रहा है, वहाँ पे बन रहा है, मीन्स उदय हो रहा है, उसका धीरे धीरे बीज डाल दिया गया है। अब राष्ट्रवाद है क्या? द फीलिंग, इट इज़ अ फीलिंग्स, है ना, समटाइम विच विल अटैच द होल सिटीजन या होल पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर जोग्राफी, है ना। अब वो किसी चीज़ से अटैच हो जाएंगे, है ना, किसी चीज़ से जुड़े रहें, तो वो एक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने का एक साधन मात्र हो जाएगा। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, है ना, मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप में आप देखेंगे, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। कोई नेशन स्टेट्स नहीं था, ठीक है ना। कुछ देर कुछ ट्राइब्स का देश था, उसका एक राजा था। कुछ दूर कुछ थे तो उनका राजा था। कहीं चेक हैं, कहीं स्लोवाक्स हैं, कहीं इटली के कई पार्ट में डिवाइड है, कहीं बाल्कन स्टेट्स पूरा बल्कनाइज्ड है, मतलब बाल्कन स्टेट जो है उसमें छोटे छोटे स्टेट्स रहते हैं। फिर बाद में उनका यूनिफिकेशन होगा तो कुछ छोटे, मतलब 2-4 कंट्रीज़ में वो डिवाइड होके एसिमिलेट हो जाएंगे सारे पार्ट्स। तो वो चीज़ कैसे कई रीजन्स का एकीकरण होगा और कौन सा चीज़ उसमें माध्यम बनेगी, जैसे लैंग्वेज बन जाए, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा ना जिससे हम जुड़ सकें। यूपी एमपी किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाए तो और सेम फीलिंग उसको इंडिया के लिए, सेम फीलिंग उसकी भी इंडिया के लिए, तो वो कोई चीज़ है जो कनेक्ट कर रही है। कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कस्टम हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है ना। तो कल्चर में फूड हैबिट से लेकर सारी चीज़ें आ सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक करने के लिए काफ़ी होती हैं। कभी कभी ज्योग्राफी ऐसी रहेगी कि ये पर्टिकुलर, सपोज हिमालय नहीं होता, एक ये प्लेन होता, तो शायद इंडिया काफ़ी या चाइना की तरफ होता या चाइना इंडिया की तरफ होता, ये एश्योर्ड है, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी दूर तक चाइना में कब्जा कर लेते। अब वो जाते जाते हमें कहाँ तक दे के जाते, इसका कोई सही नहीं है, क्योंकि जाते जाते उन्होंने म्यांमार को अलग कर दिया। अंग्रेज म्यांमार तक रूल करते थे, बर्मा तक रूल करते थे, ठीक ना। और हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, है ना, जो 1935 में बना, वो 1947 में जाके बर्मा को उसने बाहर किया है, ठीक ना। जब अंग्रेज़ों ने उसे मतलब आज़ाद कर दिया, बर्मा को अलग पार्ट बना दिया हमसे काट के। हालांकि हो सकता है उसकी हिस्ट्री अलग रही हो, या हो सकता है किसी पार्ट में वो हिंदू कल्चर में हमारे कल्चर एसिमिलेटेड रहा हो, बट अब उसको अलग कर दिया। तो ज्योग्राफी भी कभी कभी डिटरमिन कर सकती है ना। पर अब हम देखते हैं एनसीईआरटी हमें क्या पढ़ाना चाह रही है। If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Autonomous मतलब जो अपनी स्वायत्तता, अपना राज, ठीक ना। छोटा सा स्टेट है, उसका राजा। आइलैंड कंट्रीज़ है ना, कितनी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ है, ठीक ना। तो वो अपना, उनका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, अपने प्रधानमंत्री, अपने प्रेसिडेंट, जो भी सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। तो उसी तरह वो छोटे छोटे जो सिटीज़ थी, एक तरह से वो राज्य थी अपने में ही, खुद में। अब कोई किसी का गुलाम नहीं होना चाहता था। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर, किसके अंडर? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज within the territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. कहीं कहीं एक कॉमन किंग से बंधे हुए हैं,
सब लोग एक कॉमन किंग से बधे हुए हैं। भाई किंग ने उस स्टेट का को जीत के कब्जा कर लिया और उसके अंडर हम रह रहे हैं। तब ऐसा ही ना था, जो जिसको जीत लेता था वो तब तक रहता था, पता चला दूसरा राजा आके इसको जीत लिया तो फिर वो उसके अंडर। They did not see themselves as a sharing collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire, that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork for many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. aristocracy कौन है? जर्मन स्पीकिंग है। बाकी सब एथनिक ग्रुप्स हैं जिस पे वो रूल कर रहे हैं सबजुगेट करके। आगे क्या कह रहे हैं? इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस कौन कौन सी हैं जो इंक्लूड कर रहे हैं वो? लेट्स हैव अ लुक। तो we moved on to someone else. Let us reach the page. The making of nationalism in Europe. Okay. It also included the Italian speaking provinces of German speaking aristocracy। क्या है? German speaking है। और वो कैसे हैं? How the things are moving, we couldn't get it. Okay, let's see. Lombardy, and it also included the Italian speaking provinces of Lombardy. Italian speaking provinces of Lombardy, Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar while the other half spoke a variety of dialects. है ना? कहाँ पे? Where? It is Hungary. हंगरी में क्या हो रहा है? In Hungary, half of the population spoke Magyar, while other half spoke dialects, variety of dialects. आधा कई बहुभाषी हैं और आधा क्या बोलते हैं? मग्यार। अब सपोज ऐसा नेशन बनेगा तो मग्यार वाले डोमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसा हमने पॉलिटी, आपके पॉलिटी 10th की पॉलिटी में एक चैप्टर है, उसमें बेलारूस और श्रीलंका के बारे में हमने देखा है, तो उसमें जैसे लैंग्वेज का डोमिनेशन है वो यहाँ पे दिखने लगेगा इसकी सोसाइटी में। In Galicia, the aristocracy speaks Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, and the Romans to the east of Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. So, what is not leading to a political unity? What is not leading to a political unity? Such differences. Which type of differences it is calling? Such differences. Which type of differences? Language, culture, है ना? Many customs, many other things which are creating barrier between the peoples. They are not letting to unite all the things. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. अभी हमने कहा ना कि तब उस समय के जो यूरोप है या फिर कोई भी देश है, उस समय जब मोनार्की है, मोनार्क कभी एक स्टेट जीता है, कभी 2 स्टेट हारा है, कभी एक स्टेट जीत रहा है, कभी 2 स्टेट हार रहा है, कभी उस राजा के अंडर हमारे एलिजियंस है और कभी इस राजा के अंडर। तो वो सिस्टम ही पूरा दूसरा चल रहा है। It will not let you unite. It will have a rule of law which the king will impose to the land and people will follow. मन से फॉलो करें या बेमन से फॉलो करना तो है। How did nationalism and the idea of nation state emerge? अब राष्ट्रवाद और नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो कैसे इमर्ज होता है? The aristocracy and the new middle class. Aristocracy and the
new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. Aristocracy है, ठीक है ना, near about whole the aristocracy on in those days have common elements, ठीक ना, रिच होते थे, प्रभुत्व वाले लोग होते थे समाज के वो, ठीक ना, तो सो देर वुड बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं देखेगा किसी चीज़ में, बट जो ये नया मिडिल क्लास इमर्ज होगा, ठीक ना, वो डिमांड करना शुरू करेगा, है ना, फिर वो उस चीज़ को सोसाइटी में फैलाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जब नए नए लोग पढ़ेंगे, है ना, तो नई चीज़ें रहेंगी, कहेंगे अच्छा मुझे तो पता है लिबर्टी के बारे में, तुझे नहीं पता है ना। दे विल टीच यू टू द मासेस, देन मासेस विल एजिटेट, है ना, दे विल डिमांड करेंगे कि नहीं हमारा भी देश ऐसा होना चाहिए, हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए, ठीक ना। टैक्स ले रहे हो तो आज़ादी भी दो, ठीक ना, सुविधाएं भी दो। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. The powerful aristocracy was, however, numerically a small group. बहुत छोटा सा ग्रुप है, पर ज़्यादातर लैंड इन्हीं के हाथों में है, ठीक ना। तो या तो छोटे किसान होंगे वहाँ, या तो फिर सब लेबर होंगे, है ना, अनलैंड विदाउट लैंड वाले लेबर होंगे जिनके पास लैंड नहीं होगा, तो उनको एक तरह से बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती रही होगी। जो हम अपने यहाँ पढ़ते थे बंधुआ मजदूरी, मतलब बंधुआ मजदूरी की भी आपको भाई पैसा नहीं मिलेगा, कल खाने को मिलेगा, वो भी सही से मिला कि नहीं मिला, सही नहीं, पर काम करना है जमींदार के लिए, मालिक के लिए। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of population was made up of the peasantry. ज़्यादातर population किसकी है? Peasants की है. To the west, the bulk of the land was formed by tenants and small owners. किससे form हो रहा है? Tenants से और small owners से. While in eastern and central Europe, eastern पूर्वी भाग, ठीक ना, और मध्य यूरोप में जब आप आ जाते हैं, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स, ठीक ना, सर्फ्स एंड सर्फडम्स दे आर, मुझे लग रहा है ये भी उसी तरह उसी क्लास में आएंगे, चाहे छोटे पीजेंट्स होंगे या फिर लेबर्स होंगे। वी विल सी द मीनिंग्स इन फॉरवर्ड क्लासेस बाय सर्फ्स इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, पश्चिमी और मध्य यूरोप, ठीक ना। पिछले स्टेटमेंट में पूर्वी और मध्य, इस लाइन शुरू हो रही है हमारी पश्चिमी और सेंट्रल यूरोप। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। किसका इमर्जेंस? इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। अब उनका एग्जिस्टेंस किस बेस पे है कि मार्केट में वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी न किसी गुड्स का, किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ नहीं, सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है इंग्लैंड में? इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, है ना, औद्योगिकरण इंग्लैंड में शुरू हुआ। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और फ्रांस और जर्मन पार्ट्स में 19th सेंचुरी में हुआ, यानी कि अंग्रेज इनसे पहले औद्योगिकरण की राह पे चल चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अंग्रेजों अब इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, तब उसको मार्केट चाहिए। अब भाई इंडस्ट्री बनाएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, तो उसको मार्केट चाहिए, मार्केट खोजेगा तो उसी में पहले से उसके पास कॉलोनी है ही, जैसे इंडिया थी, ऑस्ट्रेलिया थी, यूएस था, और बहुत सारी कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, तो वहाँ पे उसके पास मार्केट था, जो बनाएगा बेचेगा, है ना।
But in France and parts of German states, it occurred only during the 19th century. In its wake, new social groups came into being. नए नए अब सामाजिक संगठन बन रहे हैं. A working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे लेट आ रहा है, तो इधर ग्रुपिंग थोड़ा लेट होगी, टिल लेट 19th सेंचुरी. सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि ऐसे अब सोसाइटी मूव कर रही. इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लासेज दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी. अब ये जो नेशनल यूनिटी की बात हुई है ना, राष्ट्र की बात हुई, राष्ट्र की भावना की बात हुई, तो ये मैं कहा ना कि कब उदय होगा, राष्ट्रवाद तब उदय होगा जब लोग शिक्षित होंगे. कुछ लोगों जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में शामिल हो रहे हैं, मर्चेंट गिल्ड में शामिल हो रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो शामिल हो रहे हैं, तो उनके पास पैसा आएगा. जब उनके पास पैसा आएगा तो उनके बच्चे काम पे जाएंगे, नहीं ना? तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, किस स्कूल में जाएंगे? क्या नाम है आपके स्कूल का? न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल में जाएंगे. बताओ, तुम लोग अपना स्कूल का नाम नहीं याद है? दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाएंगे, इंदिरापुर में जाएंगे, लखनऊ पब्लिक स्कूल में जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, है ना? अच्छा पैसा रहेगा. तो अब देखो, एक माइंडसेट है, कैटेगराइज लोन कर दिया है कि नहीं ये ब्रांड है, ये अच्छा स्कूल है ना? स्कूल वो अच्छा होता है जहाँ टीचर अच्छे होते हैं, जहाँ बच्चे अच्छे होते हैं. क्योंकि स्कूल अच्छा कैसे बनता है? टीचर से, बच्चों से, है ना? ये दीवारें स्कूल नहीं बनाती हैं. शिक्षा का माध्यम में सारी चीज़ें जो शामिल हैं वो उस स्कूल को बनाएंगी ना. और सबसे ज़्यादा योगदान स्कूल को अच्छा करने में किसका होता है? बच्चों का, ठीक ना? बच्चों को अच्छा लगता है तो बच्चे आते हैं, तो एज ए होम फील करना चाहिए. चलो फिर आते हैं हम, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? लिबरल मतलब मीन्स लिबरल. व्हाट टू से अबाउट दैट वर्ड? नेक्स्ट, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी. क्या कह रहे हैं? अब नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है अर्ली 19th सेंचुरी, यूरोप और क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. लिबरल सोसाइटी बनाना चाह रहा है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो. रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, सोसाइटी लिबरल. रिस्ट्रिक्शंस ऊपर गई, सोसाइटी ऑटोक्रेटिक. ओके. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीनिंग फ्री, है ना? लिबरलिज्म मतलब, लाइबर मतलब कि आप फ्री हो कुछ करने के लिए. लिबरल सोसाइटी है, ठीक ना? ये नहीं है कि आरुषि हैं तो आरुषि का ज़बरदस्ती एडमिशन एलपीएस में होगा, या आरुषि का ज़बरदस्ती का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएगा, है ना? आरुषि का जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगी पढ़ने, है ना? तो ये हुआ लिबरलिज्म, ठीक ना? आरुषि का जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में पढ़ने का मन, आर्ट्स के फील्ड में पढ़ने का मन है तो आरुषि आर्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक ना? आपका साइंस फील्ड में जाने का मन है, आप साइंस पढ़ो. आपका कॉमर्स जाने का मन है, कॉमर्स पढ़ो, ठीक ना? अब सोसाइटी उस निगाहों से बच्चों को नहीं देखेगी, अरे मैथ्स लेके नहीं पढ़ रही है, कमज़ोर होगी पक्का, है ना? किसकी है? पांडे जी की लड़की है क्या? ठीक. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स डिडेंट दिमाग में नहीं चलना चाहिए, है ना? आप लोगों के दिमाग में नहीं चलना चाहिए. एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन चार्म and you can become the king or the prince of that arena. आप उस एरेना के किंग बन सकते हैं. ज़रूरी थोड़ी नहीं कि भारत ही देश है, बहुत सारे देश हैं, उसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीनिंग फ्री. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म
स्टूड फॉर फ्रीडम, लिबरलिज्म किसके लिए स्टैंड कर रहा है? फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने सबकी बराबरी होनी चाहिए। अब जैसे हम अपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़े ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में, तो धीरे धीरे पहले ये तो चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इवाल्व होके आएंगी। अभी इसको जब हम हिस्ट्री को पॉलिटी से जब कनेक्ट करके चीज़ें देखेंगे तब हमें एक वास्ट डायमेंशन बनता हुआ फील होगा कि हम कहाँ से कहाँ मूव होके कैसे स्ट्रगल करके पहुँचे हैं। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. अब ये क्या कह रहे हैं कि 19th century liberals स्ट्रेस कर रहे हैं किस पे, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर सकते हैं। उस समय प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, एरिस्टोक्रेट्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी, राजा की, नोबल की, किंग की, क्वीन की, प्रिंस की, सबकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी है कि सपोज़ गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो ये किसी नोबल का है, उसमें सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा गाज़ियाबाद शहर उसी का है, तो ये तो क्या कहेंगे ना, बर्दाश्त नहीं हो सकता है ना। आज की सोसाइटी में बर्दाश्त हो पाता? नहीं हो पाता, बट वहाँ पे ऐसा था सिस्टम। येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब यूनिवर्सल सफरेज भी नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज? डू यू हैव आइडिया? यूनिवर्सल सफरेज का आइडिया है आपको? नो। सो यूनिवर्सल सफरेज मीन्स वोटिंग राइट्स टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर की एज को सबको वोट करने का अधिकार है तो इसको यूनिवर्सल सफरेज कहा जाएगा, ठीक है ना। पहले नहीं था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा, नेपोलियन से पहले हमने देखा, उससे भी पहले देखा। पहले केवल जो टैक्स देता था वो वोट देता था, फिर रिफॉर्म हुआ तो क्या 21 एज तक, फिर रिफॉर्म हुआ। फ्रांस की महिलाएं बहुत दिन बाद, यूरोप की महिलाएं बहुत दिन बाद वोटिंग राइट पाए, जबकि भारत में उनसे पहले हम वोटिंग राइट महिलाओं को दे चुके थे। सो वी आर द मोस्ट एडवांस सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning man। अच्छा, हम जो पहले पढ़ रहे हैं उसी को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। जो चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वही एनसीईआरटी लिख दे रही। कुछ तो जादू है इसमें। men without property, men without property and all women are excluded from political rights। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो पता भी दिया है मैंने, चलो फिर भी देखते हुए चलते हैं, रिवाइज हो जाएगा, है ना। आंसर लिखने में मदद करेगा और बड़े आंसर लिखने में मदद करेगा। जो स्टेटमेंट्स दिमाग में घर कर जाए, जितने स्टेटमेंट्स दिमाग में घर कर जाते हैं उतने लॉन्ग आंसर आप लिखने में सक्षम हो जाते हो। जब आपके पास कलेक्शन होता है वर्ड्स का, जानकारियाँ दिमाग में स्टेबलाइज हो रही हैं, स्टेप वाइज स्टेप आज आप उसको रखते जा रहे हो, इट विल ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल रिकॉल इट एट द टेबल यू विल गेट इट। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। छोटा सा पीरियड था जैकोबिन्स का, जिसमें एक जैकोबिन्स जो लीडर था उसका फिर क्या बोला, ग्लूटाइन बोलते थे ना, गला उतार दिया जाता था, उसका गला उतार दिया गया था। फिर उसके बाद तो नेपोलियन आ ही गया बर्बाद करने। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage। Napoleonic Code क्या कर रहा है, लिमिटेड सफरेज and reduced women to the status of minor। status of minor subject to the authority of fathers and husbands, है ना। कैसी सोसाइटी है,
मतलब महिलाओं की यूरोप में हालत ये है। और यही यूरोप है कि आज 10 तरह की रेटिंग्स देता रहता है दूसरे देशों की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना के, है ना। वही बात होती है कि इंसान अपने घर में नहीं देखता, पड़ोसी के घर में देखता है, कहता कि आपका लड़का को कहीं देखे हैं। सो वी शुड नॉट पे हीड टू दोज वर्ड्स। हमारा लड़का कहीं दिखेगा, आपका लड़का कहीं दिखेगा, तो सही जगह ही दिखना चाहिए। Throughout the 19th century and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. अब मूवमेंट्स आएगा, अब वो सब डिमांड करेंगे वोटिंग राइट्स का। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म stood for the freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movements of goods and capital. लिबरलाइजेशन क्या है? अब सोचो, अभी एक तरह से ये दो जो स्टेटमेंट है एकदम इकोनॉमी की तरफ इशारा कर दिया है कि मार्केट्स है, मार्केट ओपन कर दो, लिबरल। जैसे कि 1990s ऑनवर्ड हमारे यहाँ एलपीजी मॉडल आया जब मनमोहन सिंह इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, ठीक है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमिक मिनिस्टर का फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एलपीजी आया। तो एलपीजी हमें लोन चाहिए था आईएमएफ, तो वो कहा कि तुम, उसने शर्त रख दी आईएमएफ ने कि लोन देने से पहले कि तुम अपनी इकोनॉमी में ये चीज़ बदलाव करोगे तो हम तुम्हें लोन देंगे। तो फिर तब ये हमने अपनी इकोनॉमी को ड्रास्टिकली रिफॉर्म किया। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। फॉरेन से लोग आए इन्वेस्ट करने, फॉरेन कंपनीज़ को आने दो, यहाँ का वो इन्वेस्ट करें, कमाएं, ठीक ना। फॉरेन मार्केट, फॉरेन प्रोड्यूसर्स, फॉरेन जितने भी रहे सेलर हैं, जो भी हैं, सब लोग ऐसे कर दो मार्केट को ताकि इकोनॉमी बढ़े। तो तब ये मॉडल आया था, ये स्टेटमेंट ऐसे ही रिफ़र कर दिया मैंने। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। अब तब का लिबरलाइजेशन कुछ और था कि छोटे हम यहाँ व्यापार कर लें, हम आप हमको व्यापार करने दें। आज का लिबरलाइजेशन का मतलब इंडिया यूएस से, इंडिया चाइना से, इंडिया रसिया से, है ना। फिर भी लोग आँख दिखाने की कोशिश करेंगे इंडिया को कि रसिया से तेल मत लो, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। भाई हमारे जहाँ फ़ायदा होगा वहीं से तो लेंगे, ठीक। In economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movements of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand. Strong demand है ना, of the emerging middle classes. Let us take example of the German-speaking regions. In the first of the 19th century, Napoleon's administrative measures had created out of let's see, countless small principalities, a confederation of 39 states. छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ रहती हैं, उसको मिलाता है, सिमुलेट करता है ना, और उनका एक कन्फेडरेशन बनाता है, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। यानी कि पहले स्टेट्स क्रिएट करेगा, उसकी नंबर कितनी हो जाएंगे 39, फिर उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, तो वो कन्फेडरेशन बन जाएगा कितने 39 स्टेट्स का। ये नेपोलियन के समय का काम है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका में 13 कॉलोनीज, वाई अमेरिका इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज दीज 13 स्टेट्स गेट ऑन द टेबल एंड मेड एन एग्रीमेंट दैट वी विल टुगेदर मेक अ नेशन, टुगेदर मेक अ स्टेट। तो वो एग्रीमेंट करके वो स्टेट बनाते हैं, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 स्टेट्स का वो मर्जर था, उन्होंने एग्री किया। दैट्स वाई दे हैव डुअल सिटीजनशिप, हर स्टेट की अलग सिटीजनशिप है। आप कैलिफोर्निया से टेक्सास जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, किसी स्टेट में अलास्का जा रहे हैं, है ना, यू शुड कैरी योर पासपोर्ट विथ यू, है ना, किसी स्टेट के सिटीजन हैं आप। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे यहाँ स्टेट सेपरेट नहीं हो सकते हैं, बट इन अमेरिका स्टेट्स कैन सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द यूनियन। Each of these possess its own currency. सबकी अपनी खुद की करेंसी and ways and measures. A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs
barriers and pay a custom duties of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. अब सोचो कि अगर वो सामान इंग्लैंड से चली है और रसिया के बॉर्डर के किसी स्टेट, सपोज यूक्रेन तक पहुंचती, तब का सिस्टम रहता। तो यानी कि अगर मान लो हम इतने ही दूर में मान चलो उसमें कम ही दूर में 11 चुंगियाँ आ गई होंगी जहाँ कस्टम देना पड़ा होगा उसको। अगर आज 11 कस्टम हम इतने दूर के लिए, चलो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं इंग्लैंड से यूक्रेन तक, 11 जगह कस्टम अगर देना हो गुड्स को पास करने के लिए, तो वो गुड्स की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? 5%, 11 times when 5% will increase on particular commodity, the price of the commodity almost will go high, except from customs and different weighting with different measurements। कितना कमरसम रहा होगा उस समय व्यापार करना। आज तो कम से कम पूरे वर्ल्ड में एक लीटर का पैमाना अलग एक ही है, ठीक ना, बैरल का पैमाना एक है, किलो का पैमाना एक है ना। Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the LA, which in each region stood for a different length. An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth. In Mainz 55.1 centimeter, Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter। मुझे कपड़ा बनवाना होता उस समय तो मैं न्यूरमबर्ग में जाता, ज़्यादा कपड़ा मिल जाता। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange। ऐसी कंडीशंस तक अब इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए रोड़ा है ही, ठीक ना, ब्रेकर है, हिंड्रेंस है, इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देगा उतनी तेज़ी से जितना तेज़ी से बढ़नी चाहिए। अब इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ेगी तो सोसाइटी तेज़ी से बढ़ेगी, पैसे आएंगे, लोग रहने का तरीका ही बदल जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है लोग मर्सिडीज से चलने लगे। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth of a new commercial class, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. अब 1834 में एक कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। पर्सिया ने इनिशिएटिव लेता है और एक कस्टम यूनियन बनता है, ताकि ये जो डिफरेंट कस्टम्स है, डिफरेंट मेजर्स है, डिफरेंट इस ऑब्स्टिकल्स को मार्केट से हटाओ, ठीक ना, मार्केट को और इजी करो, सरल करो, ताकि ग्रोथ हो, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। करेंसीज 30 से 2 हो गई। दैट्स गुड, बहुत ही अच्छे तरीके में, बहुत अच्छी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम का ये सब है, सब कुछ आएगा, भाप वाला इंजन आएगा, फिर ट्रेन आएगी। तो ये क्या, जब ट्रेन आ जाएगी तो उसको इंडिया में, जैसे एग्जांपल इंडिया में क्यों लाया है उन्होंने ट्रेन, ताकि मूवमेंट जो गुड्स का हो जाए, इंटरलैंड से उनको लाना था तब कम्बरसम होता था, ताकि व्यापार और बढ़ा सके। जितनी सामान चुरा के ले जा सकते हैं, जो ये चोराए हुए थे अंग्रेज, तो ये जितनी सामान चुरा के ले जा सकते तो सब चुरा के ले जा सकें, ताकि आराम से उसको पोर्ट में पहुँचाएं, पोर्ट से इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ले जाके उसको बेच के खूब पैसे कमाएं। या फिर किसी भी इकोनॉमी, और वहाँ कस्टमर नहीं है तो यूरोप के किसी बाज़ार में ले जाकर बेचेंगे, है ना, जहाँ वो बेच सके। और उसी तरह अगर मतलब पूरे यूरोप में अगर ट्रेन चलने लगती है तो भी आराम है, ठीक ना। अभी इस समय सपोज यूक्रेन से फ्रांस तक ट्रेन जा रही है अनहिंडर्ड, तो सारी सप्लाईज फटाफट पहुँचती रहेगी ना, क्योंकि फ्रांस तो रसिया को बढ़ने नहीं देगा, ना ही इंग्लैंड बढ़ना देना चाहता है रसिया को, ठीक ना। उसका पर काटते 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 पंख उसका छोटा कर दिए हैं सब, है ना। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time.
अब सोचो ट्रांसपोर्टेशन कैसे नेशनलिज्म को बढ़ा रहा है। सपोज अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो साउथ वाले यहाँ तक इतनी जल्दी आ पाते, नॉर्थ तक, नॉर्थ वाले साउथ तक जा पाते, ठीक ना, वेस्ट वाले ईस्ट तक जा पाते, हम नॉर्थ ईस्ट तक जा पाते, नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ तक आ जाते, नहीं ना। तो ये जल्दी जल्दी जो मूवमेंट हुआ तो उससे हम एक दूसरे के कल्चर को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं, ठीक ना। अब हम आरुषि के यहाँ जाएंगे शाम को हम लोग, तभी ना पता चलेगा आरुषि हम लोग को चाय पिलाएगी, कॉफ़ी पिलाएगी। अब नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चाय कैसी बनती है, हमारे अब जो हम उसको नहीं पिलाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा हमारे यहाँ कैसी बनती है, ठीक ना। अब ये देखो खाने पीने से भी पता चल रहा है कल्चरल डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब इनके यहाँ जाएंगे तो ये विंग्स फ्राई करके मंगवाएंगे, ठीक है ना, और हमारे यहाँ ये आएंगी तो हम लोग वो क्या खिलाएंगे इनको, पराठा खिला सकते हैं ना। हम लोग तो नॉनवेज खिलाएंगे नहीं इनको, हम लोग को वेजी वाले हैं तो वेजिटेरियन चीज़ें इनको खिलाएंगे, ठीक ना। तो फिर आगे क्या कहते हैं इनको देखते हैं, लेट्स सी।